नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं वो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। आज की श्रृंखला का पहला जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इसके अंतर्गत कह रहा है कि पंजी को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं, जी पंजी, ये स्मितानंद पंजी के हम बारे में बात कर रहे हैं। उनकी ऐसी कौन सी रचना है या ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चार यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं: चिदम्बरा, कला व बूढ़ा चांद, या लोकायतन, या 60 वर्ष एक रेखांकन के लिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपको बता दूं, ये कला व बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से यहाँ पर क्या किया था, सम्मानित किया गया। अब ये किस वर्ष से किया गया, तमाम चीज़ों को उसमें विस्तार से समझाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये कला व बूढ़ा चांद, ठीक है। अब ये जो दिया गया है, सुमितानंद पंजी को इस की कृति के लिए ये सम्मान दिया गया है साहित्य अकेडमी। कभी पूछा जाता है कि सुमितानंद जी का पंजी का जन्म कब हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ था 20 मई 1900 को, ये कौसानी में इनका जन्म हुआ था। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं, आज जो कौसानी बागेश्वर जनपद का हिस्सा है, इससे पूर्व अगर हम बात करें, जो पंजी का जो जन्म हुआ था वो अल्मोड़ा के कौसानी स्थान पर ही हुआ था, क्योंकि अल्मोड़ा के पास ये क्षेत्र पड़ता था। पहले जब अल्मोड़ा से बागेश्वर का विभाजन हुआ, उसके पास ये वाला जो क्षेत्र है आपके कौसानी बागेश्वर जनपद की तरफ ये चला गया। बात करते हैं कि बचपन में इनका क्या नाम था। क्वेश्चन बनता है। देखिए, गोसाई दत्त इनका बचपन का नाम था, और अगर हम बात करें जब ये युवावस्था में पहुंचे तो इनका नाम सुमितानंद पंजी इनका पड़ा, ठीक है। गोसाई दत्त, कभी पूछा जाता है कि गोसाई दत्त किसका नाम है, तो आपको पता होना चाहिए सुमितानंद पंजी का। अब इनको किन अन्य नामों से इनको पुकारा जाता था, ठीक है, या कहें इनके द्वारा, ठीक है, ये इनके द्वारा जो अन्य चीज़ों को वर्णित किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें, ये मुकुल, लक्ष्मण, नंदिनी और एक निहत्ता तौर पर इन्हें उच्चारित किया जाता है अन्य नामों से, ठीक है। ये नाम थे। कभी क्वेश्चन पूछा है नंदिनी किसे कहा जाता है, तो आपको सुमितानंद पंजी। निहत्ता के रूप में भी सामान्य संबोधित किया जाता था, मुकुल और लक्ष्मण के नाम से भी, ठीक है। अब इनके द्वारा जो लिखे हुए जो कुछ प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं, या कहें इनके द्वारा कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं, उनमें कुछ प्रमुख हैं। देखिए, प्रकृति के चितेरे कवि इनको कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए तमाम टॉपिक पे इन्होंने अपनी बात को बेखूबी तरीके से रखा, और प्रकृति का अंकन या कहें उसकी सौंदर्यता को अपनी पंक्तियों में या कहें अपनी रचनाओं में इन्होंने हमेशा प्रस्तुत किया। और सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है, और शब्द शिल्पी के रूप में भी जाना जाता है। और साथ ही अगर हम निश्चित रूप से अगर हम देखते हैं, तो वो छायावादी कवि के रूप में हम इन्हें परिचित होते हैं, ठीक है। अमूमन सभी लोगों ने छायावादी कवि के रूप में सुमितानंद पंजी को पढ़ा होगा, साथ ही प्रकृति के चितेरे के रूप में भी इन्हें पढ़ा होगा। और जो सुकुमार कवि और साथ ही शब्द शिल्प कवि के रूप में बहुत कम लोग इन्हें जानते होंगे, इन्हीं का ही द्वारा ये संबोधित किया जाता है। अब बात करते हैं इनको जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जब ये किए गए थे, ये 1868 में चिदम्बरा के लिए क्या किया गया था, आपके 1968 में इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर सम्मानित किया गया। वहीं इन पे जो डाक टिकट जारी हुआ था 2015 में, सुमितानंद पंजी पर भारत सरकार द्वारा क्या किया था, डाक टिकट यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है। आपको ये स्पष्ट रूप में याद होना चाहिए कि उत्तराखंड के ऐसे कौन से कवि हैं या साहित्यकार हैं या लेखक हैं जिन पर 2015 में केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। आपको पता होना चाहिए, ये आपके सुमितानंद पंजी हैं, ठीक है। अब वहीं देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और। ये कह रहा है कि विशाल महाकाव्य लोकायतन प्रकाशन जब इनके द्वारा किया गया था, किस वर्ष से किया गया था, ये 1964 में ये प्रकाशन हुआ। विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ था 1964 में, ठीक है। गांधी जी के जीवन पर आधारित ये थी, और सोवियत
नेहरू पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए। निश्चित रूप में ये क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस, लोअर पीसीएस अगर हम कहें जो आपके प्रवक्ता है के अंतर्गत ये क्वेश्चन बनते हैं। समीक्षा अधिकारी तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से अभी आरओ एआरओ और वीडियो का पेपर होने जा रहा है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके निश्चित रूप में पूछे जाने के 100% चांसेज हैं कि विशाल महाकाव्य लोकायतन प्रकाशन के लेखक कौन है, क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ये सुमित्रानंद पंत जी को ये जाना जाता है। ठीक, और ये जो महाकाव्य लोकायतन है किसके जीवन पर आधारित है, ये आपके महात्मा गांधी जी के जीवन पर इसको आधारित माना जाता है। ठीक है, अब वहीं आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ और चीज़ें को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 1961 में पद्म पुरस्कार से इन्हें क्या किया, सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण। अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करते हैं तो इस चीज़ के अंदर पद्म जैसे अगर हम बात करें पद्मश्री, पद्म भूषण, ये तमाम पुरस्कार आ जाते हैं। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया जाए। ठीक है, और साथ ही अगर हम बात करें प्रमुख रचनाएं इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, देखिए छायावादी कवि के रूप में तो हम घर के कोई इन्हें जानते हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ज्योतिषन, ये गिरजा का घंटा, ये तमाम चीज़ें इनके द्वारा लिखी गई हैं। आप इसे नोट करते हुए चलिएगा आपकी, क्योंकि स्क्रीन पर लिखा हुआ है मैंने, तो इसको आप निश्चित रूप में भूता लीजिए। प्रकृतिवादी कवि के रूप में भी इनको जानते हैं, तो इनके उस प्रकृतिवादी कवि के रूप में अगर हम देखें तो इनके द्वारा युगानी, ग्राम्या और सत्याकाम, युगांत करके इनके द्वारा ये रचनाएं लिखी गई हैं। नवचेतनवादी रूप में भी जाने दें कि नए युग के कवि के रूप में, नए चेतनवादी के रूप में जिसे हम कहा जा सकता है। तो ये शिल्पी और रजत और शिखर उत्तरा और रजत शिखर, वीणा, अतिमा, श्रवण और पानवाला आदि ये रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी आत्मकथा कब प्रकाशित हुई। देखिए इनकी जो आत्मकथा प्रकाशित हुई थी वो 1960 में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। 60 वर्ष एक रेखांकन ये कथा है, इनकी आत्मकथा का जो नाम है। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमित्रानंद पंत जी की जो आत्मकथा का जो विमोचन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, 1960 में हुआ था। तो इस पुस्तक का नाम क्या है, 60 वर्ष एक रेखांकन, इस पुस्तक का नाम। और इनका जो निधन हुआ था दोस्तों, आपको इस पर से याद करा दूं, इनका जो निधन हुआ था 28 दिसंबर 1977 को इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। ज़्यादातर क्वेश्चन कहते हैं निधन पूछा जाता है और जन्म पूछा जाता है, साथ इनकी रचनाएं आपके सामने रख दिए। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐश्वर्य शब्द में कौन सी संधि का इसमें प्रयोग किया गया है, ये संधि में आपको बताना है। देखिए इसमें स्वर संधि दिया गया है, व्यंजन संधि दिया गया है, गुण संधि दिया गया है, यण संधि दिया गया है। तो आपको संख्या ऐश्वर्य शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यण संधि का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसमें यण संधि आएगा, आप भी नोट करते चलिएगा, इसके पूरे विस्तार में हम समझते हैं। देखिए संधि की अगर हम बात करें तो संधि क्या है, पहले देखो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। वर्णों के जब दो शब्दों के मेल से कोई शब्द का नया शब्द को परिवर्तित करके जो शब्दों का जन्म होता है, कहें उन शब्दों से मिलकर किसी नए शब्द का उत्पत्ति होती है, तो वो संधि कहलाई जाती है। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन, अब जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उससे जो बनेगा जो शब्द है उसके उसमें जो परिवर्तन होगा वो आपके संधि कहलाएगा। अब संधि की अगर हम बात करें, जो संधि शब्द है वो संस्कृत भाषा का ये शब्द है, यहाँ से लिया गया है। और संधि से पहले शब्द के अंतिम जो वर्ण होता है वो एक दूसरे शब्द का पहला वर्ण से मेल होता है। देखिए संधि का जो पहले शब्द की अगर बात करें और जो वर्ण होता है वो अंतिम वर्ण है, और जो दूसरे शब्द का पहला शब्द से इसका क्या होता है, मेल होता है। हमने क्या कहा, इसको समझने की कोशिश कर। जो शब्द होता है, शब्द के अंतिम वर्ण का जो अंतिम शब्द होता है साथ है, और साथ ही अगर हम दूसरे शब्द की बात करें, दूसरे शब्द का पहला अक्षर से इसका क्या होता है, मेल होता है। ठीक है, अब संधि के नियमों की अगर हम बात करें तो शब्दों द्वारा अगर बताऊँ, शब्दों द्वारा जो मूल अवस्था में लाने के लिए इसको प्रयोग में किया जाता है।
ठीक, जिसे हम संधि विच्छेद भी कहा जाता है उसको। ठीक है, अब संधि के प्रकार की अगर हम बात करें, संधि कितने प्रकार की होती है तो आपको पता होना चाहिए। 3 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ये 3 संधियों को आप स्पष्ट तौर पर याद कर लीजिएगा। अब स्वर संधि क्या है? 2 स्वरों के विकार से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहते हैं। 2 शब्दों के विकार से परिवर्तित हुआ जो शब्द बना, वो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिए। स्वर संधि आपके 5 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन बनता है। दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है, अद्याति संधि। ये क्या है? आपके 5 संधि हैं, इसके अंतर्गत ये आती हैं। अब देखिए दीर्घ संधि को किस प्रकार से प्रयोग में किया जाता है। हर्ष और दीर्घ अ ई उ धन हर्ष या कहीं से दीर्घ वर्ण में अगर जो शब्दों का हम प्रयोग करेंगे ई अ ई उ, ठीक है। अब ये किए हर्ष स्वर के अंतर्गत आ ई उ मात्राएं इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मतानुसार की, अगर हम बात करें जैसे इसमें दिया गया है मता, धन अनुसार, इसमें क्या बना? मता अनुसार, इसमें शब्द बना। इसमें क्या अ जो शब्द आ रहा है ना दूसरे का, देखिए अनुसार स, ये अ का प्रयोग हुआ है वर्ण दीर्घ वर्ण में। ठीक है, ये आपको स्पष्ट रूप में ज्ञात होना चाहिए। अब देखिए वहीं गुण संधि की अगर हम बात करें, गुण संधि में भी हम इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। गुण संधि क्या है? अ आ धन ई उ री और ए ओ अर, इन शब्दों से प्रयोग के करके हम कहते हैं गुण संधि का प्रयोग करते हैं। सुर धन इंद्र सुरेंद्र ये शब्द बना, जिसमें अ धन ई का प्रयोग करके ए जो बना सुरेंद्र, जो शब्द जो र का जो हमने उच्चारण किया सुरेंद्र शब्द में इसमें हुआ। अब दीर्घ संधि की अगर बात करें, दीर्घ संधि में किन शब्दों का हमने प्रयोग करते हैं इसको भी समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अ आ धन ए आई ओ औ और ए ओ शब्द का हमने इसमें प्रयोग करा, जिसमें हम कहें अ धन ए में आई का हम प्रयोग करते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें एक धन एक करके बना, तो इस बात प्रयोग देख लीजिए किस प्रकार से मैं शब्दों का चयन किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें यण संधि में ई उ देखिए छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ और ऋषि भिन्न स्वर होते हैं ये य व र। इसमें ई धन अ जो हम प्रयोग करते हैं, य का अति धन अल्प में अत्य अल्प ये बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर आदि संधि के प्रयोग करें ए आई ओ आओ में जो भिन्न शब्द होते हैं, जैसे आई औ आओ, ये जो बनते हैं ए धन अ का आया य बना, नैन धन औक ये नायन बना, ये गय धन औक गायक ये शब्द बना। तो इस प्रकार से इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ, क्योंकि ज़्यादा आपको बताना नहीं क्योंकि लेंथी हो जाता है। देखिए 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मुझे हंसना नहीं आता है, इसमें किस प्रकार का वाक्य है? देखिए कर्मवाचक है या भाववाचक है या कृतकवाचक है, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताता हूँ इसमें भाववाचक शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब भाववाचक क्या है? अब भाववाचक को समझे। वाचक शब्द क्या है? वाचक का मतलब होता है बोलने वाला विषय या क्रिया का वह स्वरूप जिसमें वाक्य में कर्ता हो या कर्म हो या भाव में से किसी की एक की प्रधानता हो, तो उससे पता चलता है कि ये वाचक है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए वाचक की अगर हम बात करते हैं, वाचक के 3 प्रकार होते हैं। कृतज्ञ वाचक होता है, कर्ता की प्रधानता इसमें प्रयोग किया जाता है। कर्ता इसमें क्या बनता है? आपका केंद्र बिंदु बनता है। असमक और समक्ष ये दोनों से बनकर बनता है। जैसे मोहन सोता है और मोहन किताब पढ़ता है, ये दोनों अकर्मक और सकर्मक ये शब्द का हम इसमें क्या कहते हैं? प्रयोग। अब कर्मवाचक के अंतर्गत अगर हम बात करें, कर्मवाचक क्या होता है? कर्म की जिसमें प्रधानता होती है, केवल सकारात्मक क्रिया से उसका क्या होता है? निर्माण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अब जैसे हमने कहा कि चिड़िया उड़ रही है, रीता से पत्र लिखा जाता है, ये तमाम चीज़ें।
वहीं अगर हम देखें जो भाववाचक शब्द है, ठीक है, भाववाचक शब्द में क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, अकर्मक से निर्मित होता है। और जैसे मोहन ने हंसा नहीं जाता, अब राम से चला नहीं जाता, और अब मुझसे नहीं सहा जाता। इनमें क्या होता है, भाव की प्रधानता होता है, किसी न किसी रूप में भाव इसमें विराजमान होता है। अब जैसे हमने कहा ना कि कोई क्रिया तो हो ही रही ना, मोहन से हंसा नहीं जाता, अब हंसना भी क्या है, एक भाव है, ठीक है। अब रोना भी एक भाव है, चलना भी एक भाव है, मुझसे नहीं सहा जाता। अब क्या जब आपको कोई पीड़ा होती है, जब आपको सहन नहीं होती, तो उसमें क्या है, मुझसे नहीं सहा जाता, अब मैं मर जाता हूँ। कुछ इस प्रकार से चीज़ें बनती हैं। तो यही क्या होते हैं, आपके भाववाचक के रूप में जो शब्दों की प्रधानता को भाव की आक्रामकता से निर्मित किया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य बताएं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।